Hello friends, I am Lakshmi Arora. So yesterday we started with our ancient history topic and we completed Stone Age in yesterday's class. अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जाके इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं. मूविंग अहेड, कल जब हमने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी थी तो सबसे पहली जो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी दैट वाज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. मतलब एविडेंस के बेसिस पे हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक में मैंने बोला था एक है प्री हिस्ट्री, एक में मैंने बोला था एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक में मैंने बोला था एक हिस्ट्री. तो जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो देयर वी टॉक कि भाई रिटर्न एविडेंस है ही नहीं. तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हम एक्सकेवेशन से क्या क्या मिला है उसके बेसिस पे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि लाइफस्टाइल उनका कैसा रहा होगा. जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री में हम जनरली क्या स्टडी करना चाहते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि उनके रिटर्न एविडेंसेस तो थे बट उनका हम डिसाइफर नहीं कर पाए. अभी भी हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए रिटर्न एविडेंसेस. जैसे कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे. हिस्ट्री उसके बाद की हम 6th century BC के बाद से हमें काफ़ी सारे रिटर्न एविडेंसेस है. जैसे बुद्धा आ गए थे तो बुद्धा के बहुत सारे बुद्धा जी के बारे में कई सारे लोगों ने लिखा है एंड दैट. तो 6th century BC के बाद में आप देखोगे कि बहुत सारा रिटर्न एविडेंसेस है. तो उसको तो हम पढ़ चुके हैं पर अभी हम प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. कल हमने क्लास में स्टोन एज पढ़ा था और एक प्री हिस्ट्री का पार्ट और है दैट इज़ चाल्कोलिथिक पीरियड. क्योंकि चाल्कोलिथिक में भी बहुत ज़्यादा कोई रिटर्न एविडेंस मिले नहीं है तो हम एक्सकेवेशन के थ्रू ही जो पता लगा पाए हैं वही हम पढ़ रहे हैं. चाल्कोलिथिक एज को का पहले अगर मैं मतलब बोलना चाहूँ तो चाल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो इसलिए इसको कॉपर एज कहते हैं. ठीक है, तो ये अब देखो कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब क्या आ गई है, मेटल एज आ गई है. पहले स्टोन यूज़ कर रहे थे अब मेटल यूज़ करने लग गए हैं. और मेटल प्योर फॉर्म में ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उसका एलॉय भी यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉन्ज. तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय. एलॉय का मतलब समझते हैं, एलॉय मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स को हम जब मेल्ट करें और उसको यूज़ करें. तो ब्रॉन्ज किस चीज़ का एलॉय है, ब्रॉन्ज पे प्रीडोमिनेंटली तो कॉपर ही रहता है बट इसके साथ में एल्यूमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, निकल हो सकता है या और भी कई सारे मेटल्स हो सकते हैं. तो इसके अंदर आप देखो कि इनको प्योर फॉर्म में भी मेटल यूज़ करना आता है और एलॉय भी बनाना आ गया है. तो इनको स्मेल्टिंग की प्रोसेस भी आ गई है कि मेटल को पिघला के और उसके बाद उससे कोई नई चीज़ बनाना, उसमें मेटल में दूसरा मेटल मिक्स करके कोई नई चीज़ बनाना, तो ये भी आ गया. तो दे वर वेरी एडवांस, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हो चुके थे. इस फेज़ को जनरली बोला जाता है कि प्री हड़प्पन फेज़ है. मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से आने वाला, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के आने से पहले वाला फेज़ है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये उस हड़प्पन जैसे ही आई तो ये ख़त्म हो गया. तो देखो आप इस मैप पे अच्छे से देखना, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही है बट इसी के साथ साथ आप देखोगे इसके कंटेम्प्रेरी साइमल्टेनियसली यहाँ पे इस एरिया में इस एरिया में इस एरिया में आपको दिखेगा चाल्कोलिथिक एज भी प्रेवलेंट थी. और इनफैक्ट हड़प्पन ख़त्म होने के टाइम पर भी कुछ कुछ एरियाज़ में आपको ये सिविलाइजेशन प्रोमिनेंटली दिखेगी. जैसे आहार कल्चर विच इज़ इन राजस्थान, यहाँ पे आपको चाल्कोलिथिक पीरियड के कई सारे एविडेंसेस मिलेंगे ऐसे टाइम पे जब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोमिनेंटली चल रही थी और फिर भी यहाँ पे ये वाली सिविलाइजेशन थ्राइव कर रही थी. मूविंग अहेड, तो जो ये ऊपर जो ये एज लिखी है, जो ये ईयर मेंशन करा है, ये काफ़ी डिबेटेबल है. कुछ लोग यहाँ पे 4000 कह देते हैं, कुछ कहते हैं 2800 BC से भी था, कुछ कह देते हैं कि 500 BC, कुछ कहते थे 700 BC तक है. तो इसलिए ये काफ़ी डिबेटेबल है. तो बस एक आइडिया लेके चलो, उतना काफ़ी है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी कभी पूछेगा भी नहीं. उसके बाद अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्वेलिंग्स को देखो कहाँ रहते थे, तो सोसाइटी मेजरली रूरल थी और पहाड़ों और या फिर नदियों के किनारे ये लोग रहते थे. उसके बाद अगर बार्टर सिस्टम की बात करूँ, इनकी इकोनॉमी की बात करूँ, तो वो जनरली बार्टर सिस्टम था क्योंकि मे बी कोई मनी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया होगा, कॉइन्स मनी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा. तो बार्टर सिस्टम अगर आप समझते हो तो ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ
वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब कि दो लोग जो आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं, उन दोनों की वांट्स को फुलफिल कर रहा है वो लेन देन। जैसे एक कॉबलर है मान के चलते हैं और एक फार्मर है, इनका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तब होगा, फार्मर के पास क्या है, ग्रेन्स है, और कॉबलर के पास क्या है, शूज़ है। अगर फार्मर की ग्रेन्स इसको चाहिए हो और कॉबलर के शूज़ इसको चाहिए हो, तो इस केस को हम बोलेंगे दिस इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और इस केस में बार्टर सिस्टम हो सकता है। बट मान लो कि फार्मर इसको, कॉबलर को तो ग्रेन्स चाहिए बट फार्मर को शूज़ नहीं चाहिए, ऐसे केसेस में बार्टर सिस्टम नहीं होगा। तो इस कॉबलर को कोई दूसरा फार्मर ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ ये बार्टर सिस्टम कर सके। मूविंग अहेड, तो एक चीज़ ये भी यहाँ पे देख के चलते हैं, बार्टर सिस्टम वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स है ना, तो बार्टर सिस्टम से बहुत लंबा नहीं चल सकता, इसीलिए शायद मनी का इन्वेंशन भी हुआ होगा। उसके बाद पॉटरी की बात करें तो अगर याद हो लास्ट क्लास में जब हम न्यूलिथिक एज के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने बोला कि एग्रीकल्चर आया तो हम साथ साथ पॉटरी भी लेकर आए, और ये दोनों ही टेक्निक्स हमने ईरान से सीख के आए हैं। ये दोनों ही टेक्निक हम ईरान से सीख के आए हैं। तो अगर पॉटरी की बात करो तो उस टाइम पे मैंने बोला था ग्रेवेयर पॉटरी थी, ग्रेवेयर थी, कोर्स थी, है ना, कोई डिज़ाइन नहीं था, सिंपल ऐसे ही बनाया, उठाया क्ले उठाई और पॉट्स बना दिए जस्ट फॉर स्टोरेज, खाने पीने के लिए, है ना। बट जब आप इस सिविलाइजेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कई तरह की पॉटरी मिलेगी, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, ब्लैक ऑन रेड, ऑकर कलर्ड पॉटरी। तो अगर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी देखो तो इसका एक ये फिगर में साइड पे है, आप इसके ऊपर देखोगे रेड कलर की पॉटरी है और उसके ऊपर वाइट कलर से डिज़ाइन है। ऐसे वाले जो पॉट्स हैं आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे आहार बानस एरिया में, ये एरिया राजस्थान में लाई करता है, प्रेजेंट डे राजस्थान, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक ऑन रेड वेयर, तो रेड के ऊपर ब्लैक से कुछ कुछ डिज़ाइन किया हुआ, ऐसा आपको जॉर्वे एरिया में मिलेगा। उसके बाद ऑकर कलर पॉटरी अगर देखो तो ये सेम पॉटरी है जो कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी काफ़ी देखने को मिलेगी। हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी हम चालकोलिथिक एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पॉटरी और ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। तो जब हम आगे, और इसके बाद हम आयरन एज आएगी तो हम और देखेंगे और रिफाइन हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम साथ साथ रिवाइज भी करते जाएंगे कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। मूविंग अहेड, अगर इस एज की बात करूँ तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ऑब्वियसली डोमेस्टिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था, मीजोलिथिक एज से। तो ऐसा थोड़ी है बीच में कहीं छोड़ देंगे, अब तो हमें आ गई ना ये आर्ट डोमेस्टिकेट करने की, तो हम उसको यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, अभी भी इस एज में भी डोमेस्टिकेशन होगा। अब आप देखोगे कि डोमेस्टिकेशन पहले शीप गोट्स कैटल कम एनिमल्स का हो रहा था, और अब और ज़्यादा एनिमल्स का करने लगेंगे, और इसको डाइटरी सप्लीमेंट में भी यूज़ करेंगे, जैसे हंटिंग करेंगे, फिशिंग करेंगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर में भी मेजरली हम सारे ही क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे थे, बीट, बार्ले, वीट। एक क्वेश्चन है, कल की क्लास में मैंने बताया था बार्ले और वीट के अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद लेंटिल, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भी मिलेट्स, मतलब मिलेट्स भी ये लोग उगा रहे थे। ज्वार, बाजरा, रागी ये मेजर मिलेट्स है, इनको मेजर मिलेट्स कहते हैं, ये सब उगा रहे थे। तो अगर हम एक्सक्यूज मी, सॉरी, हम देखेंगे आहार बानस एरिया में, आहार बानस एरिया वही सेम राजस्थान वाला एरिया, वहाँ राइस कल्टीवेशन भी होती हुई नज़र आ रही है। तो मे भी वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी, क्योंकि बिना वाटर के राइस तो नहीं उगेगा, तो वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे उस टाइम पे मे भी रही हो। तो मे बी सरस्वती रिवर सही में बहती होगी शायद उस एरिया में, मे बी नॉट, ओके। पर डेफिनेटली वाटर तो रहा ही होगा, तभी राइस की कल्टिवेशन की एविडेंसेस वहाँ से मिले हैं, वरना राजस्थान में चावल उगाना इट्स वेरी टफ। इसके बाद हाउसेस को देखो
तो यहाँ पे आपको स्टोन और मड ब्रिक्स, मतलब लगभग थोड़ा थोड़ा पक्का हाउस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसे आप अगर आप काथ्या, जिसके बारे में, नहीं सॉरी, कयात, इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बट एनीवेज कयात एरिया जो है आपका एमपी में, अभी प्रेजेंट डे एमपी में, मतलब चंबल रिवर के आसपास का ये एरिया है। अगर आप इस एरिया को देखो तो यहाँ पे जो हाउसेस, एक्सकेवेशन में जो हाउसेस मिले हैं, देवर मड प्लास्टर्ड, तो मतलब प्लास्टर्ड घर थे। ऐसा नहीं था खाली ईंट लगा के छोड़ दी, उनको उनके ऊपर मड प्लास्टर्ड घर थे, फ्लोर्स के ऊपर प्लास्टिंग कर रखी थी, मतलब कुछ पक्का पक्का टाइप का घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अगर हम देखें बरियल प्रैक्टिसेस को, तो इसके अंदर कई सारे तरह के मिले हैं। जैसे कि ऐसा भी मिला है कि सिंगल इंटरमिटेंट्स टू जार बरियल्स, मतलब अकेले अकेले को भी बरी कर रखा है और साथ में जार में भी। और इनफैक्ट अगर आप एक जगह है जिसको कहते, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, सोनगांव, इनाम गांव और नासिक, इन जगहों पे आप देखोगे कि जो हाउसेस है ना, उनके नीचे, मतलब जैसे हाउस बना है उनके नीचे ही डेड को बरी किया गया है। तो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज ऑल्सो सीन ओवर देयर। डेड को बरी किया गया है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ की तरफ पे सर एंड साउथ की तरफ पे पैर। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इन लोगों को इन लोग डेड को अपने ही घर के नीचे बरी किए हैं। तो ये भी प्रेवलेंट वहाँ पे दिखा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम टूल्स की बात करें तो ऑब्वियसली कॉपर था, ब्रॉन्ज, इनको सब कुछ करना आ ही गया था। तो टूल्स तो इनके रिफाइंड होंगे ही ऑब्वियसली, पत्थर से बनाओ तो और मेटल से बनाओ तो फ़र्क तो होता ही है। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। दे वर वेरी गुड एट स्मेल्टिंग मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब स्टडी ऑफ मेटल्स, भाई सब कुछ ही आता था। एलॉय बना रहे थे तो टेक्निक तो आती थी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस थी। तो आहार बानस एरिया में आपको खूब सारे टॉयज़ दिखेंगे। ऑल्सो अगर आप महाराष्ट्र के दाइमाबाद एरिया में देखो, महाराष्ट्र में दाइमाबाद एरिया में जब एक्सकेवेशन हुई तो चालकोलिथिक एज के टाइम के हमें ब्रॉन्ज के कुछ गुड्स भी मिले हैं। जैसे कि टॉयज़ मिले हैं, जैसे कि राइनो मिला है, खिलौना, एलिफेंट, चैरियट मिला है, 2 पहियों वाला। उसके बाद ये इसके ऊपर एक राइडर भी था और एक बफलो भी थी। तो इसका मतलब इनको ब्रॉन्ज के गुड्स इतने अच्छे से बनाने आते थे कि अलग अलग शेप भी दे पा रहे थे। इसके बाद स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री में भी देवर क्वाइट गुड। तो इसलिए अगर आप देखोगे नवतोली एक मध्य प्रदेश में जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिलेगी, क्योंकि वहाँ में भी छोटे छोटे टुकड़े मिले होंगे। तो मैं भी इनको लगा कि वहाँ पे इंडस्ट्री रही होगी जहाँ पे खूब सारे स्टोन ब्लेड के टूल्स बनते होंगे। इसके बाद वहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, ज्वेलरी, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की, जैसे एगेट, जैस्पर, कार्नेलियन। और देखोगे आप कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स का यूज़ और ज़्यादा होने लगेगा। इसके बाद लोगों को यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग भी आती थी। तो महाराष्ट्र में आपको देखेंगे कई सारी साइट्स जहाँ पे आपको फ्लैक्स, कॉटन और सिल्क के थ्रेड मिले। तो ऑब्वियसली धागा तो तभी होगा ना जब इनको वीविंग और स्पिनिंग आती होगी। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कुछ कुछ कल्चर्स को जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे आहार कल्चर या फिर बानस कल्चर, आहार बानस कल्चर भी कह देते हैं, विच इज़ इन राजस्थान। तो ये अर्लीस्ट चालकोलिथिक कल्चर है इंडिया में। मतलब सबसे पहला अगर चालकोलिथिक कल्चर कहीं डेवलप हुआ होगा तो शायद वो यही हुआ होगा। एक्सकेवेशन के हिसाब से, कार्बन डेटिंग के हिसाब से हमें यही मिला है। उसके बाद आहार कल्चर में पहले भी हमने बात कर दी है कि यहाँ पे खूब सारी प्रोमिनेंट थी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी।
है ना। ऑब्वियसली ग्रेवियर ऐसा थोड़ी है पिछला जो सीखा है उसे करना मतलब छोड़ देंगे, तो ग्रेवियर जो हम नियोलिथिक एज में यूज़ कर रहे थे उसे यूज़ तो कर ही रहे थे, बट ये यहाँ पे प्रोमिनेंटली मिली है। इसके बाद अगर आप देखो और क्या मिला है आहार पानस में, तो पहले भी डिस्कस कर लिया कि स्मेल्टिंग और मेटलर्जी के बारे में जानते थे, बहुत सारे ब्रॉन्ज के टूल्स भी मिले हैं, ठीक है। उसके बाद राइस के एविडेंसेस भी मिले हैं, है ना। तो ये 3 चीज़ें, एक ब्लैक रेड वेयर, स्मेल्टिंग मेटलर्जी और राइस एविडेंस, ये आहार बानस को एकदम डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। उसके बाद कायथ कल्चर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे अगर आप देखो तो यू विल फाइंड हॉर्स रिमेन्स, कुछ घोड़े के रिमेन्स मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कल्चर अचानक से ख़त्म हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक मे बी। इसके अलावा इसके पहले भी मैंने बताया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मड प्लास्टर्ड फ्लोर मिले हैं, घर मिले हैं जिसमें मड प्लास्टरिंग हो रखी है फ्लोर पे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मालवा कल्चर के बारे में। तो मालवा कल्चर जो कि सेम जैसे मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा रिवर के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टेराकोटा की फिगराइंस मिली है फीमेल की, और साथ में बुल की फिगराइन मिली है वही टेराकोटा की, जिससे टॉयज़ बनाए गए हैं। तो मे बी हो सकता है फिगराइन इसलिए मिली है क्योंकि रिलीजियस बिलीफ्स हो और टॉयज़ तो इन्हें बनाने आते ही थे। हमने देखा ब्रॉन्ज के भी टॉयज़ बना रहे थे, तो टेराकोटा के तो बना ही लेंगे। उसके बाद जॉर्वे कल्चर देखो तो दिस कल्चर इज़ प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात ऑल्सो, इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो, नियर बाय एरिया है ना, ऑब्वियसली तो एमपी में भी होगा ही। अच्छा, बेसिकली ये जॉर्वे कल्चर में अगर आपको डिस्टिंक्ट देखोगे तो अर्लियर जॉर्वे हाउसेज जो थे वो रेक्टेंगुलर प्लान पे बने थे, बट जैसे जैसे आप लेट जॉर्वे पीरियड में जाओगे आपको सर्कुलर हाउसेज मिलेंगे। ऑल्सो बहुत सारे इस एरिया में जो एक स्पेसिफिक चीज़ मिली वो थी कि चाइल्ड बरियल्स, जब बच्चों को दफनाया गया तो उनको पिट्स में दफनाया गया, और बहुत सारे चाइल्ड बरियल्स मिले हैं। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि मे बी चाइल्ड मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर आप अडल्ट्स की बात करो तो अडल्ट्स को जब दफनाया इन्होंने, मतलब अडल्ट्स को जब इन्होंने बरी किया, उस टाइम पे इन्होंने उनके एंकल्स को चॉप कर दिया। जो एंकल्स होते हैं ना, पैर वाले एंकल्स, उनको इन्होंने कट करके उनको बरी किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस विच वॉज प्रैक्टिस्ड इन जॉर्वे कल्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक बहुत छोटा था बिकॉज चालकोलिथिक पीरियड में कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, यूपीएससी भी बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पढ़ रहे थे, सो दिस एज वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेटल एज की शुरुआत यहाँ से होती है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि हम आईवीसी में जाएंगे तो हम और ज़्यादा मेटल यूज़ करना शुरू कर देंगे, बट मेटल एज की शुरुआत चालकोलिथिक एज पे ही होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वील मीट अगेन एंड वील स्टार्ट विद आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज की जो मतलब आज की जो अर्बनाइजेशन है, हम उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताओ। सो यू नो this portion is IVC, Indus Valley Civilization portion is very important. Thank you. That's all for today. कल फिर से मिलते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन ख़त्म करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।